लोग देखना शुरू कर चुके हैं, मैं उनसे एक निवेदन कर दे रहा हूं कि 5 से 8 मिनट का आप क्या करो, जो वीडियो लेक्चर पर हैं, जो लाइव नहीं हैं, वो लोग क्या करें कि 8 से 10 मिनट का आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। हम लोग वेट कर रहे हैं बच्चों की। ओमकार जी, जय श्री कृष्णा। ओमकार जी आ चुके हैं और वेट करें 5 से 8 मिनट, मैक्सिमम 5 से 8 मिनट। ठीक है, चलो। हर हर महादेव। प्रशांतपुरी, जय श्री राम। प्रशांतपुरी जी, जय श्री राम। एक 5 मिनट हम लोग इंतजार कर रहे हैं बेटा, इन लोग का। जो आ जाएगा ठीक है, जो नहीं आएगा जय श्री राम उनको भी, और फिर अपन स्टार्ट कर देंगे। राइट, ठीक है। आप लोग वेले बैठे हो तो लाइक ही करो यार, कम से कम। चलो। सृष्टि, जय श्री कृष्ण सृष्टि। लाइक करो भाई। जो आ चुका है लाइक करो वीडियो, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ध्यानदत्त टोम्बे जी, कोमल साहू, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। हिमांशु, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो, तो मैं ऐसा मान के चलूँ 5 मिनट हो गए हैं, अभी नहीं हुए हैं। चलो ठीक है। और 2 मिनट देख लेते हैं जी, आखिरी, फिर स्टार्ट करेंगे। सोनी शाह, हेलो सोनी। ज्वाइन। एक सेकंड बस। चलो, तो हम लोग चलो जी शुरू करते हैं। हम लोग ने स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम क्या था यार, इतना सारा लिख लेते क्या। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मनी। ओ तेरी, इतना कर लिया था, क्या बनना है। हम लोग ने स्टार्ट किया था मनी मार्केट। मनी मार्केट की यूनिट वन में था कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड के अंदर हमने एक बेसिक बेसिक डिस्कशन कर लिया था, जिसमें फंक्शंस ऑफ मनी में हमने 3 फंक्शंस देखे थे। फर्स्ट था मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है। सेकंड था यूनिट ऑफ अकाउंट, बाटर जो सिस्टम होता है कि वैल्यू आंकने के लिए प्रोडक्ट वर्सेस प्रोडक्ट की वैल्यू को आंकने का सबसे अच्छा आधार, जो सबसे अच्छा बेसिस होता है, वो मनी होता है। और तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यूएशन, स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब वैल्यू को स्टोर करने की बात है कि भाई मनी की वैल्यू को स्टोर करके रखो, भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। ये 3 फंक्शंस थे मनी के। फिर हमने फिएट मनी की बात किया। फिएट मनी में हमने डिस्कस किया था कि यार
उस कागज के टुकड़े की अगर कागज की बात करें तो कागज का मतलब 20 पैसे का भी नहीं है वो, लेकिन उसकी वैल्यू 500 रुपए, वैल्यू 800, वैल्यू 1000 रुपए, वैल्यू 2000 रुपए। 1000 तो अभी नोट ही बंद हो गए। तो अपन ने बात किया था जो करेंसी नोट्स होते हैं उनका मटीरियली, अगर मटीरियली देखें उस कागज की क्या कीमत है, कुछ नहीं, वर्थलेस है। लेकिन जो उसके ऊपर छपा हुआ है उसकी वैल्यू होता है। गवर्नमेंट ने इसे लीगल टेंडर करार देके रखा है, और ये 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए तक के डिनोमिनेशन में ये सरकार ने इशू कर रखा है। और सबसे अच्छी चीज कि छोटे डिनोमिनेशन में इसकी वैल्यू नहीं गिरती। अगर 2 रुपए लिखा है तो 2 रुपए की चीज मिलेगी। ऐसा नहीं है 2 रुपए की, 2 रुपए लिखा है तो 2 रुपए में 2 रुपए से कम वैल्यू का सामान मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर इसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आए थे, और उसमें बताया था कि भाई साहब ये ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, जनरली एक्सेप्टेबल, सभी लोग इसे स्वीकार करते हैं। इसको पहचानना एफर्टलेस होता है, स्केर्स होता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई इसको बनाता है, हर कोई नहीं बना सकता। इसको जाली नोट बनाना बड़ा मुश्किल होता है, फॉर क्या बोलते हैं, काउंटर फीट करना, ठीक है। इसके बाद पोर्टेबल होता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, किधर भी उठा के ले जाओ। इसमें हमने इसके सामने रखे थे गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स जो वजनदार काफ़ी होते थे, बहुत भारी होते थे। पोजेसिंग यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता होती है, एक में गांधी जी एक में भगत सिंह, ऐसे फोटो नहीं आएंगे, सब में गांधी जी मतलब गांधी जी आएंगे, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेबल, डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स, तो हमने बात किया था 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये सब होता है। और इसकी विदाउट लूजिंग वैल्यू होता है, 2 रुपए में 2 रुपए का सामान मिलेगा, 2 से कम का नहीं मिलेगा। फिर डिमांड ऑफ मनी पर हम आए, तो डिमांड ऑफ मनी में हमने ये बात किया कि डिमांड ऑफ मनी के अंदर लिक्विडिटी को लेकर चले कि कैश विद यू कितना है, जितना पैसा आपने एफडी, और कैश विद यू मतलब या तो कैश आपके हाथ में है, या कैश आपके करंट अकाउंट में है, या कैश आपके सेविंग्स अकाउंट में है। लेकिन कैश अगर आपके एफडी में है, फिक्स डिपॉजिट में है, तो उसको यहाँ पर हमने इग्नोर करके चले हैं। उसके बाद हम थेरीज ऑफ डिमांड पे आए थे, तो थेरीज ऑफ डिमांड में हमने 2 अप्रोचेस देख ली थी। फर्स्ट अप्रोच थी हमारी क्लासिकल अप्रोच, जिसे हमने नाम QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, या कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। जैसा कि इसका नाम है वैसी ही अप्रोच है कैश ट्रांजैक्शन। यानी कि ये अप्रोच क्या बात करती है, ये अप्रोच ये बात करती है भैया पैसा कमाते हैं खर्च करने के लिए, तो सेविंग्स जीरो होती है, जितना भी पैसा है सारा का सारा खर्च कर दिया जाता है। ये अप्रोच दी थी, ये सब बहुत पुरानी थ्योरी थी, और ये फिशर भाई साहब ने दी थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिमांड फॉर मनी को यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज को मानकर चला था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब पैसे खर्च करेंगे। MV एक फॉर्मूला हमने देखा था, MV इज इक्वल्स टू PT, और ये MV PT को हमने एक एग्जांपल से भी समझा था कि जितना पैसा है वो सारा का सारा खर्च कर दो। उसके बाद हमने M-V- भी लिया था, ये M-V-, और M-V- क्या था कि बैंक में जो पैसा पड़ा है उसको भी निकाल के ले और उसे भी खर्च कर दो। मतलब ये 100% खर्चे पर चलता है, ये सेविंग्स पर नहीं चलता है। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो ये हमने एग्जांपल इसके लिए थे। इसके बाद हम आए थे कैम्ब्रिज अप्रोच पर, और कैम्ब्रिज अप्रोच मार्शल पीगू रॉबर्टसन, रॉबर्ट का बच्चा शिवाजी जय, तो ऐसा रॉबर्ट का बच्चा रॉबर्टसन, कीन्स, केनिशियन भाई साहब है ना वो भी। तो ये सब किधर पढ़े हुए, ये सब पढ़े लिखे किधर के हैं अपने, या एसोसिएट है किससे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे एसोसिएट है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो इन्होंने उसको कैम्ब्रिज अप्रोच बोल दिया। इस अप्रोच का एक नाम और था कैश बैलेंस। अब नाम से पता, ऊपर वाला कैश ट्रांजेक्शन था, मतलब पैसा आए ट्रांजेक्शन कर दो, यहाँ पर है पैसा आए ट्रांजेक्शन तो करो, लेकिन थोड़ा बहुत सेविंग्स भी करके चलो। तो ये सेविंग्स के आधार पर इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का मत लो मजा, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का मत लो मजा, थोड़ा पैसा सेव कर लो, भविष्य में कुछ गड़बड़ हुई तो होगा पैसा तुम्हारे साथ। हा 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 हा। रिस्क को हेज, सेविंग्स, हाथ नहीं फैलाना पड़े कल को किसी के सामने। ये अपन ने, ये दुनिया अपन ने बात किया था, ये दुनिया पित्तल दी, तो इनके इनके पित्तल जैसी दुनिया है, इसमें ना दिल होता नहीं, कोई पैसे देता नहीं, इसलिए अपना पैसा आपके पास संभाल के रखो। इसमें अप्रोच अपन ने MD इज इक्वल्स टू KPY ये फॉर्मूला लिया था, और इस फॉर्मूले के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। और अब कहानी शुरू होती है आगे। ये हमारा था जी रिवीजन, वो रिवीजन की ज़रूरत थी थोड़ी सी, क्योंकि एक गैप आ गया था अभी कल का, तो ठीक है।
अब चलते हैं अपन नई थियरी, तीसरे हैं केनेशियन भाई साहब, 4-5 कुल 5 थियरी है, कोशिश करेंगे आज में खत्म कर दें अपन, हो जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है, संडे हमारा है। केनेशियन थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, केनेशियन थियरी ऑफ डिमांड, केनीशियन था यार, ये मैंने एल कर दिया, एन को एल कर दिया, केनीशियन थ्योरी है ये, केनीशियन थ्योरी फॉर ऑफ डिमांड फॉर मनी, ठीक है। इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहा जाता है। इसको एक और नाम क्या है, इसका दूसरा नाम, इसका क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी भाई साहब ने, उस बुक पर आधारित है, और बुक इन्होंने कुछ 1956 में लिखी थी, बुक थी द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब के आधार पर यह थ्योरी इन्होंने समझाया, और इस थ्योरी में इन्होंने समझाया कि भाई साहब जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो मनी को पूरा पूरा खर्च नहीं करते, वो होल्ड करके रखते हैं। मतलब ये आए तो कैम्ब्रिज से उतर के नीचे ही हैं, तो हर हर जो भी एक नया बंदा आएगा हल्का सा कहानी को चेंज करके बता देगा और आपको बोल देगा हमारी नई थियरी है ना, बड़े बड़े शाणे हैं अंग्रेज, ठीक है, बहुत ज्यादा। कीन्स ने 3 मोटिव्स बताए, अकॉर्डिंग टू केन्स, कि पीपल होल्ड मनी एम इन कैश, लोग हाथ में पैसा रखते हैं फॉर 3 मोटिव्स, उनके 3 मोटिव्स होते हैं। ये मोटिव्स एकदम ध्यान रख लेना, पूछा जाएगा। फॉर 3 मोटिव्स, वो मोटिव्स क्या हैं? पहला मोटिव है जी ट्रांजैक्शन मोटिव। पहला मोटिव क्या है? ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा मोटिव क्या है? दूसरा मोटिव है जी प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव। और तीसरा मोटिव क्या है? स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव। अच्छा, मुझे जल्दी से फटाफट से आंसर करना, पहले थोड़ी सी कहानी इस पे चर्चा कर ले, उसके बाद अपन लिखे, या लिखते लिखते कहानी? जल्दी से फटाफट से आंसर, पहले कहानी चलेगी 6 मिनट से 8 मिनट, और उसके बाद लिखेंगे तो मेरे ख्याल से तो भी इफेक्टिव होगा। तो जैसा आप बोलोगे फटाफट बोल मेरी जान, फटाफट बोल, शाबाश शाबाश, आई एम वेटिंग। कहानी फर्स्ट, कहानी फर्स्ट। अच्छा सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो। अकॉर्डिंग टू कीन्स पीपल हैड मनी एम इन कैश। लोग पैसे को हाथ में क्यों रखते हैं? ध्यान से सुनना, लोग पैसों को हाथ में क्यों रखना पसंद करते हैं? अकॉर्डिंग टू केनीशियन थ्योरी, कीन्स बोलता है कि भाई साहब उसके 3 मोटिव होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। यहां पर केनीशियन का कहने का मतलब यह था कि यार पैसा जो आता है उसकी फ्रीक्वेंसी है ना कम होती है। पैसा जो आता है उस, अब कहानी स्टार्ट कर दी कोमल, पैसा जो आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कम। पैसा जो आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कम। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार नहीं आ रहा है पैसा,
लेकिन जो खर्चा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा, ऐसा कनीशियन भाई साहब का मानना था। जैसे मान लो कि आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, कितनी आपकी सैलरी कितनी है, मान लो आपकी सैलरी कितनी है 1 लाख रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए महीना आपकी सैलरी है। तो अब ये सैलरी आपको महीने में एक बार मिलेगी। अरे भाई ये सैलरी आपको महीने में एक बार मिलेगी, लेकिन जो एक्सपेंसेस होंगे वो तो रोज होंगे। भाई सैलरी आपको महीने में एक बार मिलेगी, लेकिन एक्सपेंसेस कैसे होंगे, रोज होंगे। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी मिसमैच है। मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आपको जो रिसिप्ट्स मिल रही हैं वो महीने में एक बार है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स आपका एक्सपेंसेस जो है वो डेली बेसिस पे है। आपने रोज एक्सपेंस करना है, आपको रोज रोटी खानी है। तो ऐसा थोड़ी है कि रोज खाना खरीदेंगे सर। अरे तो तुम एक बार आप राशन खरीद के ले आए, उसके बाद दूसरा खर्चा कपड़े पहनने के लिए, उसके बाद दवाइयां मेडिसिन के लिए। ये अब तनख्वाह तो अब अगले महीने की 5 तारीख 2 तारीख को आएगी, लेकिन एक्सपेंसेस तो होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। तो फिर पहला मोटिव इन्होंने बताया कि भैया मनी होल्ड करके रखो, 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए को अपन होल्ड करके रखो, क्योंकि हमें रोज खर्चा करना है। क्या सारा पैसा ही खर्च कर देना है, नहीं। ये थ्योरी ये बोलती थी कि भैया आप 1 लाख रुपए, जैसे आप 100 रुपए कमा रहे हो, तो 100 में से 60 रुपए तो अपन करेंगे खर्च, खर्च करने के लिए जेब में रखो। उसके बाद 20 रुपए जो है, उसके बाद 20 रुपए का जो खर्चा है, ये 20 रुपए आप रखो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। इमरजेंसी सिचुएशन मतलब प्रिकॉशनरी मोटिव, अचानक से बीमारी आ गई। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब किसी भी तरह की कॉन्टिजेंसीज मेट आउट करने के लिए, कोई इलनेस आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई अपॉर्चुनिटी अचानक से आकर खड़ी हो गई, तो वो पैसे को आप क्या है होल्ड करके रखो, ताकि समस्या के समय किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और नंबर 3 इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव, यानी कि 20 रुपए आप रखो इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी कि 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, तो 60,000 रुपए तो आप अपने एक्सपेंसेस के लिए रख लो कि मुझे घर का भाड़ा देना है, मुझे बिजली का बिल चुकाना है, मुझे टेलीफोन के एक्सपेंसेस करने हैं, मुझे खाना खरीदना है, मुझे कपड़े खरीदने हैं। तो बेसिक खर्चों के लिए आप लाख रुपए, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन मोटिव। कीन्स भाई साहब ने सीधी सीधी सी बात करी, डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी किन किन चीजों के लिए होता है, तो भैया 3 उद्देश्य होते हैं। पैसा या तो अपन ट्रांजेक्शन के लिए खर्च करने के लिए रखेंगे, या फिर प्रिकॉशन के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखेंगे। प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब अचानक से कोई कॉन्टिजेंसी आ जाती है, कोई हारी बीमारी कुछ हो जाती है, तो थोड़ा सा पैसा उसके लिए रखो, और बचा हुआ पैसा जो क्या करो आप इन्वेस्टमेंट कर दो, ताकि आपका पैसा आइडल पड़ा रहे। उससे अच्छा पैसे से 2 पैसा बन जाए। किसी बॉन्ड में, किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दो। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जिंदगी का क्या आएगा, मजा आएगा। जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे बॉन्ड के अंदर, उतना ज्यादा हमें क्या आएगा, मजा आएगा, इंटरेस्ट बनेगा। अच्छा, स्पेक्युलेटिव के अंदर क्या है, स्पेक्युलेटिव का मतलब सट्टा नहीं है। स्पेक्युलेटिव का आप इन्वेस्टमेंट मान के चलो सीधा सीधा। अभी मान लो आपने 20,000 रुपए के बॉन्ड्स खरीद लिए, उस पर अगर 6% ब्याज मिलता है, तो यार 20% का 6% कितना हो गया, 1,200 रुपए। 1,200 रुपए आपका कैश बढ़ ही रहा है। और मान लो 20,000 के उन बॉन्ड्स की वैल्यू 26,000 हो जाती, तो 6,000 का कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। आई गेस आप जानते हैं ये शब्द कैपिटल गेन क्या होता है। अरे भाई जानते हैं कि नहीं जानते कैपिटल गेन, एनी गेन, एनी गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज कॉल्ड इज कैपिटल गेन। कोई कैपिटल एसेट को बेचने पर, ट्रांसफर करने पर जिस तरह का, किसी तरह का अगर कोई गेन होता है, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, कैपिटल गेन बोल देते हैं। तो ये कीन्स भाई साहब, केनीशियन भाई साहब ने जो अपनी थ्योरी कही है, उस थ्योरी के अंदर 3 मोटिव्स दिए। पहला मोटिव क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव। और ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या बोला कि भैया पैसा जो आता है वो आते ही, अच्छा पैसा आता रहता आता रहता आता रहता, ऐसा नहीं होता। पैसा आता है और फिर एक समय लेता है और फिर पैसा आता है, तो उस बीच के समय में बहुत बार एक्सपेंसेस होते हैं। तो भैया थोड़ा पैसा होल्ड करके घर में रखो, और कुछ पैसा आप प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखो। प्रिकॉशनरी मतलब कल को कुछ हो गया तो अचानक से उसके लिए पैसा।
और तीसरा, उसके बाद जो आपकी बचत है, इसको एक तरह से आप बचत कह सकते हो, उसको आप इन्वेस्टमेंट करो, उसको आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितने, किस तरह का फायदा होगा, इंटरेस्ट का फायदा होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा उसका फायदा होगा। और कल को अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचते हो तो कैपिटल गेन से आपको मजा आएगा। तो ये तीन जो है क्या बोलते हैं मोटिव्स, ये तीन मोटिव्स के लिए कैश जो है होल्ड करके रखना पड़ता है, ऐसा केनेशियन भाई साहब ने कहा। कितने लोग को ओके है, हम आगे बढ़ जाए? यस, यस, बोलो जी। हुई माँ ये क्या हो गया, की गली में दिल खो गया, झुमका हो तो ढूंढ भी लूं, ये दिल ना खो जाए। हुई माँ ये क्या हो गया। चलो लिखो यार, द नीड फॉर होल्डिंग मनी, द नीड फॉर होल्डिंग मनी the need for holding money arises because the need for holding money arises because there is a lack, there is a lack of synchronization between receipts and expenditures. इनका कहना है कि भाई साहब होल्डिंग मनी इसलिए, भाई कैश को होल्ड करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि रिसिप्ट हुआ एक्सपेंस किया, रिसिप्ट हुआ एक्सपेंस किया, नहीं, रिसिप्ट हुआ, अब महीने भर तक रिसिप्ट नहीं हो रहा है, अब एक्सपेंसेस होते जाएंगे, ये उदाहरण दिया, ठीक है। ये दोनों केसेस में होता है, इनकम मोटिव ये हाउस होल्ड के लिए होता है, एंड बिजनेस मोटिव अपन ने उधर पढ़ा था ना, हाउस होल्ड होता है और बिजनेस होता है। भाई बिजनेस क्या करता है, बिजनेस भी तो करता है पहले। भाई जैसे आपने माल बेचा, माल आपने बेचा, आपने बहुत सारा प्रोडक्शन किया, सैलरी दे रहे हो, सारे खर्चे कर रहे हो, माल तैयार हुआ, तैयार होते ही बिक जाता है क्या? लेकिन एक्सपेंसेस तो होते रहेंगे, बात समझ में आ रही है। और मान लो एक एक टेंडर लग गया आपका, आपने डील करके उठा के सारा माल बेच दिया, अब सारा माल बेच दिया, पैसा आ गया, पैसा आ गया तो अब अपन क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, क्यों? क्योंकि अब तमाम तरह के एक्सपेंसेस, सैलरी, ये वो सब अपन को करना है। तो ये केनिशियन भाई साहब की सोच थी जो उन्होंने यहां पर बताया, ये उनकी सोच थी जो उन्होंने यहां पर बताया है। केनिशियन इन्होंने बताया जी, एल आर, इन्होंने एक इक्वेशन दिया, इक्वेशन क्या है, एल आर इज इक्वल्स टू के वाई। यहां पे एल आर इज इक्वल्स टू, एल आर इज इक्वल्स टू, इट इज, एल आर क्या है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के, यहां पे वही परसेंटेज, के इज द रेशियो, के इज द रेशियो ऑफ अर्निंग्स, ratio of earnings which is kept for transaction purpose, and y is your earning, and y is your earning। अब मान लो कि अपन को ये देखना है कि ट्रांजैक्शन के लिए डिमांड फॉर मनी कितना होगा, ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड फॉर मनी कितना होगा। तो मान लो कि आपकी सैलरी है, सैलरी है आपकी 30,000,
ठीक है। और आप ये समझ के चलते हो कि यार मेरी जो ट्रांजैक्शन होंगे वो 60% का मुझे खर्चे के लिए रखना है। तो यहाँ पे 60% क्या हो गया, के हो गया, सैलरी आपकी हो गई वाई। तो आपका एल आर यानी कि ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, 30,000 इंटू 0.60 इज इक्वल टू 18,000 रुपए। 18,000 रुपए क्या हो जाएगा आपका, 18,000 रुपए क्या हो जाएगा आपका, कि आपको ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए कितने मनी को होल्ड करके रखना है, डिमांड करके रखना है। ये होती है कहानी ट्रांजैक्शन मोटिव की खत्म। नेक्स्ट, मैं सब मान के चलो लिख चुके आप, लिख लीजिए। जो भी लिख लेगा, जो भी कोई एक बंदा अंगूठा दे देगा, मैं मान लूंगा कि लिख चुका वो। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, तो ये आपका ट्रांजैक्शन मोटिव होता है। ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या बोला कि भैया पैसा आता है धीरे 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 धीरे, नहीं, पैसा आता है वन शॉट और खर्चे होते हैं धीरे 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 धीरे। तो धीमे 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 थोड़ा पैसा रखो पॉकेट में खर्चे के लिए, डंग 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 डंग, चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, डंग डंग डंग। चलो, नेक्स्ट आता है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव को लिख लेते हैं थोड़ा सा। प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या बोला जी, प्रिकॉशनरी मतलब प्रिकॉशन रखो यार, अचानक से कुछ हो जाए। क्या तुम्हें पहले से नहीं ना, ना अनफोर्सिन चीजें होती हैं, वो लिख लो लिख लो, बहुत सारी अनफोर्सिन चीजें, मैनी अनफोर्सिन, अनफोर्सिन एंड अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, मैनी अनफोर्सिन एंड अनप्रिडिक्टेबल पेमेंट्स हो सकते हैं, पेमेंट्स ही होंगे। कॉन्टिंजेंसीज, कॉन्टिंजेंसीज लाइक लिख लो यार, लाइक कोई भी कॉन्टिंजेंसी आ गई, इलनेस आ गई, इलनेस आ गई, कोई भी सडन एक्सपेंस आ जाता है, शादी आदि आ गई किसी की, कोई मर गया, कोई मर गया, शादी आ गई, कोई अपॉर्चुनिटी आ गई आपको, उसे ग्रैब करना है, एक्सीडेंट हो गया, अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब। प्याज का दाम प्याज का दाम सस्ता हो गया, और अभी प्याज 15 दिन में बहुत बढ़ जाएंगे, तो आपने सोचा यार चलो यार अपन खरीदते तो है ही सही, थोड़ा स्टोर करके रख लो, ठीक है। बट फिर भी इसको आप थोड़ा सा कम मान के चले। लेकिन क्या है कि हरी बीमारी के लिए उसकी जो सोच थी ना, उसकी सोच यही थी। तो ये कहता है कि चाहे इंडिविजुअल्स हो या फिर बिजनेस हो, वो क्या करते हैं, दे कीप अ पोर्शन, they keep a portion of income as hold पे रखते हैं, as hold to finance, finance मतलब यहां पर यूज करने से है, to finance such unanticipated expenses, such unanticipated expenses। अब ये मोटिव डिपेंड करता है आपकी वो पर, आप कैसी, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप पेसिमिस्टिक हो। आप समझते हैं ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक समझते हैं आप, कि बताने की जरूरत है, जल्दी से बताओ।
आंसर फास्ट। ऑप्टिमिस्टिक समझते हैं कि भाई जो सोच रहा है कि अरे यार भाव तो बढ़ेंगे अभी। पेसिमिस्टिक क्या सोचा है, अरे यार रुक जाओ, अभी रुक जाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, नुकसान ना हो जाए। एक डरपोक किस्म का होता है, खुले दिमाग वाला होता है, तो अकॉर्डिंगली ये प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसा उतना रखते हैं। बात समझ में आती है? ये दो बातों से क्या क्लियर हो रहा है आपको? अच्छा, ये मोटिव भी डिपेंड करता है कि आपकी साइज ऑफ इनकम क्या है, मार्केट की। मैं लिख देता हूं, दिस मोटिव डिपेंड्स ऑन, this motive depends on size of income। आपकी इनकम की साइज कितनी है? मतलब अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं तो जाहिर सी बात है प्रिकॉशनरी में आप ज्यादा पैसा रख सकते हैं। आपकी इनकम थोड़ी सी है, बहुत ही ज्यादा कम है, तो फिर आप सबसे पहली वाली जितना कमाओ उतना खर्च कर दो, उस पे चले जाता है, फिर प्रिकॉशन पे नहीं दिमाग लगाते। लेकिन अगर साइज आपकी इनकम की बहुत ज्यादा है तो फिर ये प्रिकॉशनरी के अंदर भी पैसा। अभी सोचो ना यार कि यार जैसे आप मानियो कि 300 करोड़ रुपए रोज कमाते हैं। अब 300 करोड़ रुपए रोज कमाते हैं तो साला 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए रोज खर्च कर देंगे, 10 करोड़ रोज खर्च कर देंगे। 290 करोड़, अब 10 करोड़ रोज का खर्चा कर देंगे तो 3% हो गया, 4% हो गया यार। अरे 10%, 30 करोड़ भी रोज का खर्च कर देंगे तो भी 10% हुआ ट्रांजैक्शन मोटिव। बाकी तो उनका तो इन्वेस्टमेंट मोटिव सबसे ज्यादा है, स्पेक्युलेटिव ज्यादा है। तो जैसे मोर द साइज ऑफ इनकम, मोर द अदर रेशियोज विल इंक्रीज। क्योंकि ट्रांजैक्शन एक लिमिट तक ट्रांजैक्शन रहेंगे, उसके बाद तो पैसे की बचत ज्यादा है। तो जितनी कमाई करो उतना मजा आएगा। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी हैं? प्रिवेलिंग इको एंड पॉलिटिकल कंडीशन। आप ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है? इन पर डिपेंड करता है ये मोटिव कि आप कितने ज्यादा डरपोक है, कितने ज्यादा खुले दिल वाले हैं, तो पैसे को रखेंगे, खर्च करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये आपका मोटिव खत्म होता है। सेकंड, प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी मोटिव सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है, अनफोर्सीन, अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी कॉन्टिजेंसीज आ जाती हैं, बीमारी अचानक से कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए पैसे बचा के रखो, चाहे वो व्यापार है चाहे वो इंडिविजुअल है। इस तरीके से इन अनएक्सपेक्टेड या अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस को मेट आउट करने के लिए, अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए ये पर्टिकुलर मोटिव के लिए पैसे हाथ में रखो, ऐसा बोलते हैं केनीशियन भाई साहब। जैसे ही लिख लोगे अंगूठा दे देना, आगे बढ़ जाएंगे तीसरी अप्रोच पर, जो है स्पेक्युलेटिव यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के। वेरी गुड। चलो, तीसरी अप्रोच आती है जी आपकी स्पेक्युलेटिव अप्रोच। इसमें क्या बोला जी? इसमें बोला कि भाई आप मनी होल्ड करो ताकि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज होता है तो उसका बेनिफिट उठा पाओ। बेनिफिट उठा पाओ मतलब सीधी सी बात है यार, मजे ले पाओ आप जिंदगी के। ठीक है, जैसे चलो पहले एक दो लाइन लिख लेते हैं। यहां पर लिखो, पीपल डिमांड, पीपल, PEOPL, पीपल डिमांड, पीपल डिमांड टू होल्ड मनी, people demand to hold money to take advantage, to take advantage of the future changes, of the future changes in interest rate।
in interest rate and in bond price. इनका कहना है कि भाई साहब न सिर्फ देखो मैंने बोला था ना इंटरेस्ट की तरफ भागते हैं और कैपिटल गेन यहाँ पे बॉन्ड प्राइस मतलब बॉन्ड प्राइस मान लो आपने 1,000 रुपए का खरीदा था बॉन्ड और ये बढ़कर हो जाता है 1,200 रुपए, तो 200 रुपए का आपको क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया। ये इसकी बात कर रहा है। और 1,000 रुपए पे इंटरेस्ट अगर 6% मिल रहा है तो 60 रुपए का वो फायदा हो गया। तो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं इसमें, ठीक है। वाइल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन बॉन्ड, देखो यहां पे बोला है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न on bonds are of two types. First, interest rate, interest payment मिलने वाली है आपको, and the second one is expected rate of capital gain. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन, ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी है, इसको पहले लिख लो फिर कोशिश करेंगे एग्जांपल से समझने की। इसमें लिखी है कि मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड market value of bonds and market rate of interest are inversely related. Inversely मतलब बताता हूं अभी। A rise in market rate of interest यानी कि rise in rate of interest, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है, तो लीड्स टू डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड्स का मार्केट रेट जो है वो घटता है एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसका विपरीत भी होगा, एंड वाइस वर्सा। इस पॉइंट को समझ जाओगे तो ये थ्योरी, ये अप्रोच खत्म हो जाएगी। कितने लोग को पॉइंट समझ में आया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड घटेगा। आप मुझे बताओ कितने लोग को समझ में आया, फिर बात करते हैं। दिल दा मामला है दिल पर, हुन्ना जोर है इस दिल पर, खलबली है दिल के अंदर, ओ यारा मस्त कलंदर। फटाक से बोलो जी, समझ में आया क्या ये पॉइंट? ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा डाला तो लाइव ढिंचक ढिंचक। नहीं समझ में आया क्या? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। समझ गया, ओके, बाकी लोग समझे। देखो मान लो कि आपका बॉन्ड प्राइस है 1,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%, तो क्या हो गया 50 रुपए। अच्छा समझ गया, तो फिर एग्जांपल नहीं लू क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 5%, तो 5% के हिसाब से आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया?
अरे एग्जाम्पल नहीं लूँ क्या? फिर जल्दी से बोलो, टाइम अपन क्यों वेस्ट करें, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में समय की तो बस कमी है, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, यहां पर कर देते अपन मार्केट रेट। अरे एग्जाम्पल नहीं लूँ क्या? बोलो ना। ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो है 10% है तो क्या, 8% है तो क्या, 5% है तो क्या, 2% है तो क्या। अच्छा देखो, देखो जरा, मान लो कि ये क्या बोलता है भैया कि बॉन्ड क्या है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। रिस्क फ्री मान के चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। ले लो, गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है और उस पर प्राइस होता है फिक्स, 5% इंटरेस्ट, मतलब 5% इंटरेस्ट दे देंगे हम। 5% इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि 5% इंटरेस्ट हम दे देंगे, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला। और रिस्क फ्री है तो पैसा डूबने के चांसेस कम है। तो अब बॉन्ड 1,000 रुपए का हमने एक बॉन्ड खरीदा जिसपे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 50 रुपए हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट हमको मिल रहा है। 50 रुपए इंटरेस्ट हमें उस इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है। जबकि बाजार में रेट क्या है, बाजार में 10% रेट चल रही है। यानी कि बाजार की सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स वगैरह में थोड़ी रिस्की होती हैं, लेकिन अगर उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते तो हमें 10% यानी कि 1,000 रुपए पर इंटू 10% यानी कि 100 रुपए हम कमाते। यहां पर हम कितना कमाते, 800 रुपए, 80 रुपए कमाते। यहां पर बराबर 60 रुपए ही, और यहां पर हम कमाते 20 रुपए। तो ये बाजार के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बाजार का इंटरेस्ट वैल्यू हमने निकाला। अब बाजार में 10 रुपए में, बाजार में 1,000 का इन्वेस्टमेंट करने पर 100 रुपए मिल रहे हैं, और 500 रुपए इधर, 1,000 का इन्वेस्टमेंट करने पे 50 रुपए, यानी कि बाजार दुगना रिटर्न दे रहा है। तो लोग भागेंगे बॉन्ड्स बेचकर बाजार में दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरफ, और जैसे ये भागना शुरू करेंगे सरकार बोलेगी ओए रुको रुको, हमारा बॉन्ड प्राइस हम 500 कर देते हैं। ये बॉन्ड प्राइस को क्या कर देंगे, गिरा कर कितना कर देंगे, 500 रुपए कर देंगे। तो सरकार ने बोला 500 रुपए, बॉन्ड प्राइस की रेट क्या कर देंगे, 500 रुपए कर देंगे। वही 1,000 का, तो अब 1,000 में अपन क्या है, अब 1,000 रुपए में अपन क्या कर सकते हैं, अपन में 2 बॉन्ड खरीदेंगे। 5 और 5 10%, यानी कि जितना रिटर्न उधर मिल रहा था अब इधर भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट मार्केट की, यहां पर बॉन्ड की रेट से मतलब नहीं है, बॉन्ड की तो फिक्स है। आप समझ के चलो, बॉन्ड की रेट फिक्स है, लेकिन मार्केट की रेट, एफडी, एफडी की पकड़ लो आप, एफडी की रेट फ्लक्चुएटिंग है। तो अब जैसे जैसे मार्केट की रेट बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट और अपने बॉन्ड की प्राइस का, मार्केट की इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट की बात नहीं हो रही है। मार्केट की इंटरेस्ट रेट अगर जैसे जैसे बढ़ेगी बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि बाजार में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न अच्छा मिल रहा है, और रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो फिर यार हम वो क्यों ना लें, तुम्हें क्यों ले। तो सरकार बोलेगी यार हम प्राइस तोड़ देते हैं, तो एक की जगह 2 ले सकते हो तुम, और सिक्योरिटी और सेफ्टी अलग। तो पब्लिक ने बोला हाँ फिर ठीक है, हमको उतना मजा आना चाहिए। तो मार्केट रेट जैसे जैसे बढ़ेगी बॉन्ड की प्राइस गिरेगी, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में शायद कुछ और समझ में आया था, लेकिन क्या अभी क्लैरिटी से समझ में आ रही है चीज? अच्छा सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, मार्केट में 1,000 रुपए खर्च करने पे मिल रहा है आपको 20 रुपए का रिटर्न, और बॉन्ड में 1,000 खर्च करने पे मिल रहा है 50 रुपए का रिटर्न। तो बॉन्ड अब अकड़ में आ जाएगा। बॉन्ड क्या बोलेगा, साला 5% रिटर्न दे रहा हूं, बाजार से ज्यादा दे रहा हूं। तो लोग भाग के इधर इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, और जैसे ही भागकर इधर लोग बहुत सारे आने वाले हैं, जाहिर सी बात है बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट की कम होती है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है, और इंटरेस्ट रेट मार्केट की कम होती है तो बॉन्ड का प्राइस जो है, सॉरी, अगर बढ़ती है तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, और अगर कम होती है इंटरेस्ट रेट मार्केट की, कम होती है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। तो ये पॉइंट कहता है राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑफ मार्केट, ऑफ मार्केट लिख दो क्या,
ऑफ मार्केट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ती है, इट लीड्स टू इन डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड वाइस वर्सा। क्या अब समझ में आया क्या आपको ये बात? बताओ मुझे। तो इसको यहां पर अपन ने, इन्होंने बताया है, केन्स भाई साहब ने, कि करंट रेट वर्सेस क्रिटिकल या नॉर्मल रेट। नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अपन को जो बॉन्ड मिल रहा है। कितने लोग को समझ में आया भाई? ओके, आपको दो शब्द लिखने हैं, ओके ओके, मैं मान लूंगा आपको समझ में आ गया है। ठीक है, करंट रेट अगर बढ़ेगा और ये कम होगा तो बॉन्ड प्राइसेस जो होंगी, बॉन्ड प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होगा। क्लियर है? ओके चलो, ये कहानी होती है जी आपके ये वाले भाई साहब की खत्म। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं इस अप्रोच को। पूरी अप्रोच मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, इसको इतना यहाँ से पढ़कर जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मॉड्यूल में। अच्छा, इसमें ग्राफ जो देके रखा है, ग्राफ बता दूं मैं आपको। ग्राफ इन्होंने ऐसा दिया है, देखो मैं बताता हूँ। इन्होंने ग्राफ दिया है ऐसा, यहाँ पर दिखा दिया आपको स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, फॉर मनी, और यहाँ पे दिखा दिया इंटरेस्ट रेट। अच्छा, और यहां से आपको एक सीधी लाइन दे दी, और यहाँ आपको भाई इंटरेस्ट रेट 4%, 6% है, इंटरेस्ट रेट 8% है, तो कोई चक्कर नहीं है, रिटर्न आपका बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट 4% है तो कोई चक्कर नहीं, रिटर्न आपका कम हो जाएगा। लेकिन स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी की बात करें तो डिमांड फॉर मनी पर कोई असर नहीं हो। क्यों कोई असर नहीं होने वाला? अरे एक बात सीधी सी बताओ यार, मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 में से 60 रुपए तो मुझे ट्रांजैक्शन पे ही खर्च करना है, 20 रुपए मुझे प्रिकॉशनरी पर ही रखना है। तो बच्चे कितने? 20 ही रुपए जो मुझे यहां लगाने हैं। इंटरेस्ट बटे बड़े घटे मेरे को कोई उससे लेना देना नहीं है, मैं उसी में खेलता रहूंगा। बढ़ेगी तो यहां से निकाल के वहां डाल दिया, वहां से निकाल के यहां डाल दिया, रहेंगे तो वही 20 रुपए, और उसी को बढ़ाता रहूंगा, उसी से खेलता जाऊंगा। तो ऐसा ग्राफ दिया है, तो ग्राफ वैसे तो एग्जाम में आते नहीं है, बट ये दे रखा है तो मैं आपको बता दिया हूं। ये कहानी होती है आपकी पूरी, ठीक है। अब आते हैं पोस्ट केनीशियन डेवलपमेंट्स इन थ्योरी, यानी कि पोस्ट केनीशियन थ्योरी से, केनीशियन के बाद आने के बाद जो थ्योरी आई उन्हें पोस्ट केनीशियन थ्योरी का नाम दिया गया। ओके, ये लो जी, पोस्ट केनीशियन थ्योरी, पोस्ट केनीशियन थ्योरी। पोस्ट केनीशियन थ्योरी में पहला कौन था भाई साहब, नाम ले लें। इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस, इन्वेंट्री अप्रोच, इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस, इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस। बोमल और टोबिन भाई साहब, ये टोबिन ने आगे अपनी एक अप्रोच और दी और बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल ऐसी ही है जो ये है, तो इसको ध्यान से समझ लेना, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। रूम पर कब आना? मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, बॉमल, बॉमल एंड टोबिन।
बोमल ने 1952 में टाइम पास किया इस पर, और टॉबिन ने 1956 में टाइम पास किया। ठीक है, अब ये क्या थी, तो क्या मैं इसका एक पहले, अच्छा इसको इन्वेंट्रिक थ्योरेटिक अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच, दूसरा नाम। ये दूसरे नाम ना बड़े पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच भी बोला जाता है। अब ये अप्रोच क्या कहती है, मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, आप लिख लो ये। एक एक सेकंड बस होल्ड कर लेना, मैं आप एक अच्छा एग्जांपल लिख कर लाया था, वो एक एग्जांपल होल्ड लिख के लाया था, मैं घूम गया। चलो मिला तो है, देखता हूँ क्या है क्या नहीं। एक एग्जांपल इसमें लेते हैं और फिर इसको आगे बढ़ के खत्म करते हैं। बॉमल लिखो, रियल कैश बैलेंसेस, अच्छा लिखूं मैं भी, लिखो रियल कैश बैलेंसेस वाज real cash balances viewed was viewed as an on inventory, as on inventory held for transaction purpose। ठीक है, ये क्या बोलता है कि कैनिशियन भाई साहब, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। वो क्या है कि इनकम होती है मंथली, इनकम होने वाले है जी मंथली, बहुत अच्छी बात है। एक्सपेंसेस जो होने वाले हैं वो होने वाले डेली, यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है लेस फ्रीक्वेंसी, और इसकी है हाई फ्रीक्वेंसी। तो नई बात क्या बोली है भाई, एग्जाम्पल भी लिया इससे कि जैसे मान लो सैलरी आपकी कितनी है, सैलरी आपकी 80,000 रुपये पर मंथ, उसमें से आप क्या करते हो, 50,000 रुपये का खर्चा ट्रांजैक्शन पर, 50,000 रुपये पर मंथ क्या कर देते हो, ट्रांजैक्शन पे खर्च कर देते हो। सेव, हमारे शब्दों में सेव किसे बोलते हैं, 30,000 सेव मतलब होल्ड करके रख रहे हो बाकी का पैसा आप। ठीक है, अब इस थ्योरी में छोटी सी बात बोली है कि ये जो 30,000 है, ये जो 30,000 आपने बैलेंस जो है, बैलेंस 30,000 पर मंथ है, ये कहता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसे क्या करो, कैश ऑन होल्ड करके रखो, आपके पास जेब में रखो 30,000 रुपए हर महीना, या फिर क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो इसका। इन्वेस्टमेंट कहा करो आप, इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज में। इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड्स के अंदर आप क्या करो, बॉन्ड्स के अंदर क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो। अब आगे बोलता है कि दो फैक्टर्स हैं कि हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए,
इन भाई साहब के बॉम्बल के भाई साहब के हिसाब से दो फैक्टर्स इन्होंने कहे हैं कि भैया हमें इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दो फैक्टर्स टू डिसाइड इन्वेस्टमेंट। पहला फैक्टर बोला इन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश आइडल। सेकंड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कह लो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपन समझते हैं क्या? इतना सब आंसर कर दो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना समझते हो आप? क्या समझते हो क्या है क्या नहीं है? इतना मुझे बता दो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हो? मुझे डिटेल नहीं चाहिए कि क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिर्फ आपकी हाँ या ना चाहिए। मुझे डिटेल नहीं चाहिए भाई, कि मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं कि बताओ बच्चों बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सिर्फ इतना बताओ हाँ या ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं क्या? फटाफट आना करो। चलिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुनो क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि मैं मान लो आपको अभी पढ़ा रहा हूं, अगर मैं यहां पर ये सेशन नहीं लेता, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर, अगर मैं ये 1 घंटा 1.5 घंटा सेशन नहीं लेता, तो इस 1.5 घंटे के अंदर मैं अपनी दुकान पर बैठकर 5,000 रुपए कमा सकता था। तो मेरी आपकी क्लास लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई? 5,000 रुपए हो गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? मैंने, क्योंकि मैं यहां पर बिजी हूं, एक बंदा दो जगह एक साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं यहां पर हूं तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि मैं दुकान पर बैठता तो 5,000 कमा लेता। तो उस दुकान पर नहीं बैठा तो मुझे 5,000 का नुकसान हुआ यहां बैठने की वजह से, तो यहां बैठने की कॉस्ट मेरी 5,000 है। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोमल समझ में आया? फिर से सुनो भाई, अगर मैं, एक आदमी एक जगह या एक पैसा एक जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आ जाओ, एक आदमी एक जगह पैसा एक जगह इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अगर मैं यहां पर बैठा हूं, एक दो मिनट है ना, अगर मैं यहां पर बैठा हूं और क्योंकि मैं यहां पर बैठा हूं इस 1.5 घंटा, तो इस 1.5 घंटा में कहीं, इस 1.5 घंटा हमारे यहाँ पवार साहब आए हैं, और पवार साहब जो हैं सीएस में फाइनलिस्ट हैं और बहुत हैंडसम हंक है। तो जैसे ही अभी इनका रिजल्ट आएगा, ये पास होने वाले हैं, और इनके लिए हम एक लड़की ढूंढ रहे हैं, तो ध्यान रखना हो। चलो, पवार पवार सरनेम है जी। आपके लिए बोल दिया मैंने पवार साहब, है ना, फटाक से अब पास हो जाओ आप। तुम्हारे लिए नहीं, एक सीए फाइनलिस्ट भी बैठा है यहाँ आकर, तो उसके लिए नहीं अभी, है ना। अभी सीए किया है, पहले हम उससे थोड़ा काम तो ले ले। हम सीए बना रहे हैं उसको, तो उसको शादी क्यों करने देंगे भाई। चलो, तो अगर मैं 1.5 घंटा यहां पर बैठकर आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं यहां नहीं बैठता तो मैं अपनी दुकान पर बैठता, और मैं अगर अपनी दुकान पर बैठता तो उस 1.5 घंटे में मैं 5,000 रुपए कमा लेता। यहां पर आपके साथ बैठने पर मुझे उस 5,000 का नुकसान हो रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। और वो जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो आपके साथ बैठने की कॉस्ट कहलाएगी मेरी। तो दिस इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके साथ बैठकर मैंने वो 5,000 की अपॉर्चुनिटी को मिस किया। अरे भाई, समझ में आता है क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या? यस? अरे हाँ बोलो रे। मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, 31 सेकंड, इनको कुछ काम है, मैं इनको फ्री कर रहा हूं, 31 सेकंड में मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, ठीक है? अच्छा,
वापस ही होंगे चालू कब होगा रात को कल रात को तुम 9 बजे अच्छा आपने फोन किया तो अरे मैं खाने कल में 9 बजे हो गया फिर मैं दोस्त को बताया आपको शायद बोलना वाला था कि मैं 9 मैं तुम उधर बैठे थे मैं वो बात आपने किया ना किया मैं उधर सो रहा फिर मैं दोस्त के उधर गया और तक समझ ले तो शाम को आओगे क्योंकि कल वहाँ का लड़का आ रहा है मेरा अब तो वो इधर कोई फोर व्हीलर देखने के लिए आ रहे थे अरे रात को आओगे क्या तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कि वो बोल रहा था मुझे क्या साथ में चलते हैं ना फोर व्हीलर है उसके पास उससे मान अच्छा आज ही निकल जाओगे तो मैं पूछ रहा कल चलेंगे कल 11:30 वो गाड़ी चल फिर मैं तेरे को फोन करता हूँ इसको बता इसने मैंने बोला कि मैं वापस आके अपन हाँ हाँ पर फिर मेरी फिर मेरी क्लास रहेगी जब फिर मतलब आपके टाइम पे आऊँगा मैं 1:30 मैं यहाँ आके बैठ जाऊँगा मुझे आज देखना ये तो खत्म होने वाला है थोड़ी देर तो नेक्स्ट कब शुरू होगा नेक्स्ट ऊपर चलेगा अभी वो इंटर का वो बच्चे हैं मैं किसी को बोलूँगा नहीं ठीक है बैठ जा हेलो हाँ चलो तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ठीक है पवार साहब बात हो गई है ना चलो ये पूरी दुनिया देख रही है आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है तुम्हारे लिए नहीं बेटा तुम अभी काम आओ पहले देश के काम आओ चलिए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है मतलब किस मैंने पॉज कर दिया था ओके हाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब होता है ब्रोकरेज ब्रोकरेज जो है अरे भाई जैसे मान लो आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे आप बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट यहां पर आप बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्वेस्टमेंट करने का क्या फोकट में होगा क्या कोई शेयर्स खरीदने जाते हो अपन तो अपन को दलाली देनी पड़ती है कुछ परसेंटेज तो वो ब्रोकरेज हमें पे करनी पड़ेगी तो ये क्या होगी हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा है अच्छा देखो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बाउले क्या नाम है इसका बाउले बाउले क्या नाम है बौमल तो ये बौमल जो है बौमल भाई साहब ने बोला कि आप कैश आपका फालतू आप आइडल पड़ा हुआ है खराब हो रहा है अगर आप ये पैसा यहां जेब में रखने की जगह इन्वेस्टमेंट कर देते तो इंटरेस्ट से रेवेन्यू होता आपका तो जो इंटरेस्ट मिलने वाला है जो रेवेन्यू आपका इन्वेस्टमेंट करने पर बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट में मिलने वाला है इंटरेस्ट में आपको जो बॉन्ड पर रेवेन्यू इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी आइडल कैश के सामने यार मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं मुझे बताओ और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ब्रोकरेज हो गया जो भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आजकल लगता है STT सिक्योरिटीज को खरीदने पर कोई पर ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पर ये बताई गई है बात समझ में आती है क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर क्या होने वाला अरे भाई आप मुझे सिर्फ एक थंब दे दो कि क्या ये पॉइंट मैं आपको समझा पाया हूं क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांजैक्शन अगर ये समझ में आ गया तो बॉमल वाले भाई साहब का पिक्चर खत्म हो गया भाई साहब आप बस मुझे बता दो कि क्या मैं समझा पाया हूं एक थंब रिएक्ट कर दो थंब रिएक्शन से ठीक है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड होगा बॉन्ड्स होगा यहां पर ये सैक्रिफाइस हो रहा है अगर हम कैश को आइडल रख रहे हैं
यस, अरे थैंक यू सो मच। मेरे को लग रहा था मैं समझा नहीं पाया। कोई हल्का सा ब्रेक आ जाता है ना बीच में, जैसे वो बच्चे आए थे तो उनको कुछ चाहिए था, और आशीर्वाद चाहिए था उनको। एग्जाम एग्जाम चल रहे हैं इसी इनके किसी का कुछ, तो इंटर वाला बच्चा भी आया था, और ये सब जिंदगी है, खूबसूरत है, तो मत्था टेक के गया है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी आपकी? ब्रोकरेज या एस टी टी ऑन बॉन्ड्स, एस टी टी ऑन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये क्या होगा जी, आपका एक्सपेंसेस इफ इन्वेस्टेड मेड, ठीक है। जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, और कैश होल्डिंग लेस होगी। मैं आपको लिखवा देता हूं ये चीज। हायर द हायर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, higher the opportunity cost higher the opportunity cost of holding cash, higher the opportunity cost of holding cash, then higher the investment and less holding cash। यानी कि कैश जेब में रखना कम कर दोगे, इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे, अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा मतलब, अगर इन्वेस्टमेंट कर देते तो 20,000 रुपए पर हम 6,000 कमा सकते थे, अब नहीं किया तो जीरो, तो 6,000 का नुकसान हो रहा है भाई। करो, इन्वेस्टमेंट करो, लेस होल्डिंग कैश, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, चाय वाय पी के आ जाओ, घूम के आ जाओ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इसके साथ रिलेशनशिप है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अरे लिखो भाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या है जी, ब्रोकरेज। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी इतनी ज्यादा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कवर कर देती है, तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट करके नुकसान करना तो कोई मतलब वाली बात नहीं होगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा तो कैश होल्डिंग, अपने पास रखेंगे पैसा यार, खर्चे ज्यादा है तो कैश होल्डिंग ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी तो कैश होल्डिंग कम होगा और इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा होगा। तो ये फोटो आप बना लो, आपके सामने है, आप इस फोटो को बना लीजिए। बेटा एक 10, बेटा 15-20 मिनट में लगाऊं क्या, क्लास में हूँ। 11:45, कुछ काम था, बोलो। हाँ बोलो ना, लिख लो बेटा, लिख लो आप लोग। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो उसको बोलना, मम्मा को बोल, लेके जाएगी वो। चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आके देखते हैं, है ना। मतलब 11 बजे फोन लगाता हूँ तेरे को, ठीक है। चलो, तो अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है, और वो फॉर्मूला क्या दिया है, वो फॉर्मूला को लिख लो, फॉर्मूले को याद रखना। क्या इसमें कोई क्वेश्चन बनने, बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। अंडर रूट को लेकर है, सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस टू बी वाई ऑब्लिक आर।
तो इस रूल को या इस उसको अपन स्क्वायर रूट रूल भी बोलते हैं। ये फॉर्मूले को क्या करना है, बस एक बार देख के चले जाना है। अगर पूछा उन्होंने स्क्वायर रूट रूल, तो स्क्वायर रूट रूल पे अपन बॉमल्स की बात कर देते हैं। बात समझ में आती है अगर, तो ये बॉमल वाला भाई साहब का फंडा होता है खत्म। तो तुम लोग की क्लास कितने बजे है? अच्छा ठीक है, ठीक है बॉस। तो बच्चे अगर बैठ गए हैं, इनकी क्लास भी है, तो क्या आज के लिए इतना रोक दे क्या? अरे आंसर करो फटाफट, आज के लिए इतना रोक दे क्या? थोड़ा सा बचा है, फ्राइडमैन बचा है, और एक रिस्क बिहेवियर, टोडू, टोडू नहीं है, टॉबिन, टॉबिन का एक पॉइंट बचा है, तो ये 2 पॉइंट्स बचे हैं। और फिर जैसा आप बोलोगे वैसा करते हैं। तो अरे इतना काफी है क्या आज के लिए? बोलो जरा, इतना आप एक बार गो थ्रू करेंगे क्या जितना हम किए हैं? तो वो देखो कितना बड़ा हो गया। आपको लिखना, अगर आप इस बात से सहमत हैं कि इतना काफी है, तो आप लिखे ओके ओके। आप क्या लिखेंगे? ओके ओके। बाकी फिर जैसा आपका इच्छा। अगर आज के लिए इतना काफी है तो लिखे ओके ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्राइडमैन, चलिए चलिए जी, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले सेशन में हम इस यूनिट को खत्म कर देंगे, तो ये यूनिट हमारा एकदम अच्छे से खत्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम अगला यूनिट लेंगे, और उसके बाद अगला यूनिट लेंगे। तो ये इसमें 3 यूनिट्स हैं। 3 यूनिट खत्म करने के बाद पूरे 3 चैप्टर्स को आप अच्छे से निपटा लोगे, तीनों चैप्टर्स के टेस्ट दे लोगे, उसके बाद चौथा चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। तो 3 चैप्टर खत्म होने के बाद, जब तक आप इन तीनों चैप्टर के टेस्ट, मेरे ख्याल से आपका नेशनल इनकम का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, राइट? और आपका इंटरनेशनल ट्रेड का टेस्ट चल रहा है। इस चैप्टर के भी जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन शुरू होगा। तो कोशिश करेंगे कि साथ साथ टेस्ट भी चलते रहे। अगर अपन चाहते हैं कि नहीं पहले चैप्टर खत्म कर लें, फिर 3 यूनिट के 3 टेस्ट दे लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। 3 यूनिट के एक एक दिन में 3 टेस्ट लेंगे, लेकिन अगला चैप्टर अब स्टार्ट होगा 3 चैप्टर खत्म होने के बाद, आपके पूरे टेस्ट खत्म होने के बाद। बात समझ में आती है? थंब दे दो। बाकी आप अपनी तैयारियां करो, चैप्टर 3 में निपटाऊंगा, पर चैप्टर 4 शुरू करने से पहले मैं ये मान के चलूंगा, अपने आप को इंश्योर करूंगा कि आप पूरे तीनों चैप्टर के टेस्ट दे चुके हैं, तो चैप्टर शुरू होगा। स्पष्ट बोल रहा हूं आपसे, कोई छुपाने दबाने वाली बात नहीं है। बात पकड़ में आती है? थंब दे दें, थंब दे दें जितने लोग इस बात से सहमत हैं। आप कोई भी ऐप आंसर करो फटाफट, और उसके बाद आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। ठीक है बॉस, चलो। तो ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म किए हैं अपन ने, तो 3 चैप्टर का बहुत अच्छे से टेस्ट। बिल्कुल कोई बच्चा मेरे पास आके ये नहीं बोलेगा कि सर चैप्टर 4 स्टार्ट नहीं करूंगा यार मैं। जब तक आप यहां, मैं उनको बोल दूंगा चैप्टर, तीनों चैप्टर खत्म हो चुके हैं, पहले 2 चैप्टर के टेस्ट हो चुके हैं। इस चैप्टर का टेस्ट ये यूनिट 1 खत्म करके, यूनिट 2 खत्म करके, यूनिट 3 खत्म करके, फिर एक एक दिन में, या एक दिन में तीनों, या एक दिन में 2, जैसे भी आपको कंफर्टेबल होगा, स्टाफ आपको भेज देगा। टेस्ट कंप्लीट होंगे, मैं स्टाफ से पूछ लूंगा, फिर चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यार चीजें इकट्ठी होती जा रही हैं तो आप फेल फुल हो जाओ भैया, ऐसा नहीं करेंगे, राइट?